Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today we will discuss the rest of the steps of STLC. In the last class we have discussed the preliminary analysis, feasibility analysis, then system investigation we have discussed. So today we will discuss the next step, that is system analysis, system design, testing, implementation. So let's start with the system analysis first. सिस्टम एनालिसिस जो आपका स्टेप है ये आपका आता है सिस्टम इन्वेस्टिगेशन के बाद. अब सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या किया है कि जो कुछ आपको यूज़र ने बताया उसे आपने फिज़िकली वेरीफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो जो चीज़ें अब आपने वेरीफाई कर लिया, अब आप उन सब चीज़ों को क्या करोगे, एनालाइज करोगे. तो आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करोगे. और हम इस एनालिसिस में मेनली देखते क्या है, हम देखते हैं रिलेशनशिप्स. इस एनालिसिस में हम मेनली क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन एन इनसाइड एंड आउटसाइड द सिस्टम. कि आपके सिस्टम के जो आप सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो और सिस्टम के बाहर उस ऑपरेशंस का क्या रिलेशनशिप है, या बाहर अगर कोई काम हो रहा है तो उन ऑपरेशंस का आपके सिस्टम के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो मेनली हम रिलेशनशिप्स को जो है इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो अब जो आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, या आपने कुछ क्वेश्चनेयर्स के बेसिस पे कुछ आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, या आपने डॉक्यूमेंट्स रीड आउट करके कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है, तो उसके बेसिस पे आप एनालिसिस करोगे. और एनालिसिस के लिए आप टूल्स कौन से यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे DFD, जिसे हम बोलते हैं डेटा फ्लो डायग्राम. ठीक है, आप DFDs का यूज़ करोगे, या हमारे पास डेटा डिक्शनरीज होती हैं. डाटा डिक्शनरीज लाइक जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, उसमें आपका कुछ वर्ड लिखा होता है, उसका कुछ मीनिंग दिया होता है. इसी तरह डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, आपका कुछ डेटा ले रखा होता है, उस डेटा का आपके सिस्टम के कंटेक्स्ट में क्या उसका मीनिंग है वो बताया होता है. जैसे हमने मान लो स्टड वर्ड यूज़ किया, STUD, तो आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग या आपके सिस्टम में स्टड का मतलब क्या है, स्टूडेंट. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी. इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर आप जो है आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स को आपको यूज़ करना है, एरे, लिंक लिस्ट, ट्रीज़, ग्राफ्स, कौन से डेटा स्ट्रक्चर को आपने जो है वो यूज़ करना है वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हो. उसके साथ साथ आप स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, एडमिनिएचर स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर के रिलेटेड जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन है, आपने इन सभी को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करना है, तो वो आप इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हो. तो सिस्टम एनालिसिस में मेनली आपने क्या याद रखना है कि जो कुछ आपने सिस्टम इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई की हुई होती है, आप उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एनालिसिस करते हो. आप एनालिसिस के दौरान मेनली रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के साथ विद इन सिस्टम कैसे रिलेटेड है, या आउटसाइड द सिस्टम वो कैसे रिलेटेड है. उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स का यूज़ करोगे, DFD, डेटा डिक्शनरी, डेटा स्ट्रक्चर्स और एडमिनिएचर स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, इसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन. जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिस्टम डिज़ाइन. अब सिस्टम एनालिसिस में हमें क्या पता चलता है, व्हाट अ सिस्टम विल डू, कि सिस्टम क्या करेगा, वो हमें कहाँ पता चलता है, एनालिसिस में, जो हम पहले कर चुके हैं. और सिस्टम डिज़ाइन में हमें पता चलता है हाउ टू डू, कि आपका काम होगा कैसे, वो एक्चुअल में फिज़िकली इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो चीज़ हमें किस में पता चलती है, सिस्टम डिज़ाइन में. तो सिस्टम एनालिसिस फेस आंसर्स द व्हाट क्वेश्चन. सिस्टम एनालिसिस जो है वो आपका व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है, वाइल सिस्टम डिज़ाइन आंसर्स द हाउ क्वेश्चन. ये आपके हाउ को आंसर देता है कि आपने काम को करना कैसे, आप डिज़ाइनिंग कैसे होगी, उसकी काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा. तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जनरल डिज़ाइन. ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, जनरल डिज़ाइन.
तो जर्नल डिज़ाइन में क्या है कि हम नए सिस्टम के फीचर्स को बता देते हैं कि फीचर्स क्या होंगे नए सिस्टम के, सिंपल फीचर्स ऑफ न्यू सिस्टम, ठीक है। उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर लेते हैं कि उनका कॉस्ट कितनी लगेगी और बेनिफिट कितना होगा। अगर आपको सिस्टम यहाँ पे भी फिजिबल लगता है कि हाँ आप सिस्टम को बना सकते हो या आपका जो यूज़र है वो उतना खर्चा कर सकता है या आपको सिस्टम बनाने में भी कुछ फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप भी मॉनेटरी टर्म्स में ही डील कर रहे हो, तो अगर आपको फिजिबल लगता है तो आप सिस्टम को नेक्स्ट स्टेज पे लेके चले जाते हो यहाँ से, ठीक है। जर्नल डिज़ाइन के बाद हम क्या करते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन मतलब यूज़र को आपका सिस्टम किस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। यूज़र आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा। आप टच स्क्रीन पे काम कर रहे हो, आपको आइकन्स चाहिए, आपको मेन्यू बार चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए वो चीज़ें, जैसे आपका GUI होता है सिंपल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसी तरह हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन हम बनाते हैं। उसके बाद हम बनाते हैं डेटा डिज़ाइन, ठीक है। डेटा डिज़ाइन में क्या है, हमने डेटाबेस को एक्चुअली में डिज़ाइन करना है, डेटाबेस को डिज़ाइन करना है कि आपने डेटाबेस में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है, आपने टेबल्स कैसे लेने हैं, ठीक है। वो टेबल्स में प्राइमरी की क्या होगी, सेकेंडरी क्या होगी, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ कैसे कनेक्शन होगा, ठीक है। वो चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो डेटा डिज़ाइन में। उसके बाद आप करते हो प्रोसेस डिज़ाइन। उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोसेस डिज़ाइन, जिसमें आप प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स का डिज़ाइन बनाते हो। प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स कौन कौन से आपको यूज़ करने हैं वो चीज़ें आप बताते हो, ठीक है। डिज़ाइनिंग कर रहे हो सिर्फ अभी। लास्ट में हम क्या बनाते हैं, डिटेल्ड डिज़ाइन। अब हमने कहाँ से शुरू किया था, जर्नल से, उसके बाद हम यूज़र इंटरफेस पे चले गए, फिर डेटा पे चले गए, फिर प्रोसेस पे, फिर लास्ट में हम आगे डिटेल्ड में। तो डिटेल्ड डिज़ाइन में आपका ईच एंड एवरी कंपोनेंट को हम कवर करेंगे और उनके रिलेशनशिप्स को हम जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि हमने रिलेशनशिप्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे एनालिसिस में। उन रिलेशनशिप्स को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम कहाँ देखेंगे, सिस्टम डिज़ाइन में, ठीक है। तो इसमें आपकी इनपुट क्या होगी, आपकी आउटपुट क्या आएगी, कौन से प्रोसेस के थ्रू आएगी, कौन से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेगी, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आप डिटेल में डिज़ाइन कर लेते हो। इसे हम बोलते हैं डिटेल्ड डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग के बाद हमारा आता है डेवलपमेंट या सिस्टम कोडिंग। इसके बाद हमारा क्या आता है, डेवलपमेंट या कोडिंग। तो इस फेज़ में आप क्या करोगे, जब आपका डिज़ाइनिंग सारी बन गई उसके बाद सिर्फ आपने क्या चूज़ करनी होती है, आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, यहाँ पे सिर्फ आप ये डिसाइड करते हो। वैसे तो ये भी पहले ही डिसाइड हो रखा होता है आपका फिजिबिलिटी में, पर फिर भी यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हो। उसमें आप ये सोचते हो कि आपने कन्वर्ट कैसे प्रोग्राम को करना है, आपने डिज़ाइनिंग को प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है, और आप सिंपल प्रोग्राम्स जो है वो राइट कर देते हो, यानी कि आप कोडिंग कर देते हो। इसमें इतना ही काम है। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपकी SDLC का, क्योंकि डिज़ाइनिंग का हमने सब कुछ कर रखा था। उसके बाद सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने डिज़ाइनिंग को प्रोग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और आप लास्टली उनको उसमें कन्वर्ट कर दोगे। जो भी आपने डिज़ाइनिंग में जैसे भी आपने कंट्रोल लगाए होंगे, जैसे भी आपने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किए होंगे, जो आपने इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई की होगी, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे या कोडिंग कर दोगे। इसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग, यहाँ सिंपल टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग का मतलब क्या है, आपने अभी जो प्रोग्राम तो बना दिया, आपने सिस्टम को लॉजिकली इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब जो हमें उसकी रिक्वायर्ड आउटपुट थी, आप क्या चेक करते हो, आप एक्सपेक्टेड आउटकम को कंपेयर करते हो ओरिजिनल या एक्चुअल से। मतलब 10 + 10 आपका 20 आनी चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेड है, और ओरिजिनल वैल्यू 10 + 10 अगर = 15 आ रही है तो इट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है वो गलत है। तो ये टेस्टिंग है, आप एक्सपेक्टेड आउटकम को ओरिजिनल या एक्चुअल आउटपुट के साथ जो है वो कंपेयर करते हो, ठीक है। तो जब सिस्टम टेस्टिंग होती है तो इसके भी आगे 2 टाइप्स हैं। हम पहले यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर हम करते हैं कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग।
यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है कि आपका जब आपने सिस्टम बना लिया तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो गए, जैसे हम बार बार कॉलेज के सॉफ्टवेयर की एग्जांपल ले रहे हैं तो उसमें फंक्शंस क्या हैं, एडमिशन का अलग फंक्शन होगा, एग्जामिनेशन का अलग होगा, रिजल्ट का अलग होगा। तो आपने पहले अकेले की फंक्शन की टेस्टिंग करनी है तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। अब सभी इकट्ठे एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमने एडमिशन लिया उसका डाटा एज इट इज़ एग्जामिनेशन में चला जाए, एज इट इज़ एग्जामिनेशन का डाटा जो रिजल्ट में चला जाए। तो वो सारी चीज़ें जब आपने सारे फंक्शंस को इकट्ठा टेस्ट कर दिया तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या फंक्शंस को हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। और सिस्टम में क्या करते हैं, हम कंप्लीट सिस्टम को हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग के बाद आता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया। अब आप अपनी तरफ से तो टेस्टिंग कर लोगे, पर आपने अभी ये किसको हैंड ओवर करना है, यूज़र को करना है, यानी कि आपने यूज़र की साइट पे जाके उसको इंस्टॉल करना है। तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो, इंस्टॉल एट यूज़र साइट। जब आप यूज़र के जगह पे जाके उसके कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो इसमें क्या है, आपका थ्योरेटिकली हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच थ्योरी इज़ टर्न्ड इनटू प्रैक्टिस। आपने यहाँ तक तो थ्योरी पढ़ी कि हम ये सॉफ्टवेयर बना देंगे, वो ऐसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा। एक्चुअल में करेगा या नहीं करेगा, हम उसको क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट। हम उसको प्रैक्टिस में लेके आ जाते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर यूज़र के कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो लोड कर देते हैं। अब लोड करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो आप पैरेलल रन हम बोलते हैं, या तो आप पैरेलली काम करते हो, इसको इंस्टॉल करते हो, या आप पायलट करते हो। अब पायलट और पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल का मतलब क्या है, यहाँ पे फ़िलहाल आपका क्या है चल रहा है, आपका मैनुअल वर्क चल रहा है। मैनुअल वर्क यानी कि फ़िलहाल आप किस में काम कर रहे थे, रजिस्टर्स में, आप रिटर्न में सारा काम कर रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, भैया अगर मैंने ये कंप्यूटर वाला सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरे जो क्लर्क्स हैं हो सकता है उनको चलाना ना आए, ठीक है, तो हमारा काम रुक जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि आप मैनुअल वर्क जो है अपना वो भी कंटिन्यू रखो, और साथ साथ हम सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं आप उसको भी यूज़ करना शुरू करो। तो आप सिस्टम को इंस्टॉल भी कर लेते हो और उसको यूज़ करना भी आप शुरू कर देते हो, पैरेलली दोनों काम करते हो। यानी कि सिस्टम के थ्रू भी आप वही एडमिशन करोगे और मैन्युअली भी आप वही एडमिशन करोगे। अब आप आउटपुट उन दोनों की जो मैच कर लोगे, अगर दोनों की आउटपुट सेम आ रही है, इट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो कामयाब हो गया। लॉजिकल सिस्टम जो है आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो कामयाब हो गया। अगर इनके आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है तो इट मीन्स आपका जो ये वाला सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम हो सकता है ये सही ना हो। तो इस केस में क्या है, आपका जो डेली का काम है वो रुकेगा नहीं। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल रन, कि आप मैन्युअली भी अपना काम जो है वो भी करते रहते हो और जो आपका सिस्टम है वो भी आप करते रहते हो। और ये थोड़े दिन के लिए होता है, 1-2 महीने के लिए। जब आपको श्योरिटी हो जाती है कि आपका जो सिस्टम है वो आपका मैनुअल वर्क के इन कंपैरिजन टू मैनुअल वर्क वो सेम काम कर रहा है, तो आप क्या करते हो, इसको छोड़ देते हो। फिर आप इसको मैनुअल वर्क को छोड़ देते हो और आप सिस्टम से ही काम करना शुरू कर देते हो। पायलट रन में क्या होता है कि आपने सिर्फ मॉड्यूल वाइज आप इम्प्लीमेंट करते हो, मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंटेशन आप ऐसे बोल सकते हो इसको। आप क्या करोगे, आपके पास हमने बोला कि हमने एडमिशन का भी बना लिया सॉफ्टवेयर, एग्जामिनेशन का भी ये काम करेगा, रिजल्ट का काम भी करेगा। आप क्या बोलोगे, पहले एडमिशन का इम्प्लीमेंट कर दो, अगर एडमिशन का ओके होगा फिर हम एग्जामिनेशन पर जाएंगे, अगर एग्जामिनेशन वाला फिर ओके हो गया फिर हम किस पे चले जाएंगे, रिजल्ट वाले पे। तो आप क्या करते हो, मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंटेशन करते हो। पहले एक थोड़ा सा हिस्सा सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंट कर लिया, जब हमने उसको टेस्ट कर लिया कि वो ओके है फिर आप अगले पे जाओगे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं पायलट रन। ये था आपका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। इसके बाद आती है सिस्टम मेंटेनेंस। इसके बाद आती है आपकी सिस्टम मेंटेनेंस। सिस्टम मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नॉर्मली टाइम लगता है 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह का है, ठीक है। तो जब आपने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया तब आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसके बाद हो सकता है विदिन 6 मंथ या विदिन आपका 1 मंथ जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाएं।
या आपका जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है आप उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हो, उनमें भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वो चीज़ें किस में आती हैं, आपके सिस्टम मेंटेनेंस में आती हैं। ठीक है, कि आप ऑलरेडी सिस्टम को इम्प्लीमेंट तो कर चुके हो पर वर्किंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं इनकी, प्रिवेंटिव, परफेक्टिव, मेंटेनेंस, करेक्टिव, परफेक्टिव और प्रिवेंटिव। ये कुछ टाइप्स होती हैं मेंटेनेंस की। करेक्टिव यानी कि अगर आपके सिस्टम को बनाने के दौरान कुछ गलती हो गई हो। परफेक्टिव अगर आप उसकी जो ऑलरेडी फंक्शनैलिटी है उसको और बढ़िया तरीके से करवाना चाहते हो तो वो परफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि परफेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। प्रिवेंटिव आपको फ्यूचर में लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए पहले ही आप अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करवा लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम मेंटेनेंस। अब जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ लॉन्गेस्ट कह लो आप स्टेप है आपका SDLC में, वो आपका सिस्टम मेंटेनेंस होता है। ये लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे चलेगा, बिकॉज आपने सिस्टम एक बार बना लिया, वो 1.5 साल में आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, उसके बाद वो चलता कई सालों तक है, तो आपकी सिस्टम मेंटेनेंस जो है ये हमेशा चलती रहती है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है सिस्टम इवेल्युएशन। सिस्टम इवेल्युएशन, अब जो सिस्टम इवेल्युएशन है इसमें क्या है कि जो यूज़र है वो सिस्टम को इवेल्युएट करता है। ठीक है, आपने सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट कर दिया यूज़र की साइड, अब यूज़र उसमें ऑपरेशनल इवेल्युएशन देखता है कि जो उसका डेली का काम है, ऑपरेशनल जो उसका डेली का काम है, इवेल्युएशन जो उसका डेली का काम है उसमें क्या फ़र्क पड़ा या वो काम आसान हुआ या नहीं हुआ, ऐसी कुछ चीज़ें वो देखेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल इवेल्यूशन कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो मैनेजर्स को या आपके जो हायर लेवल अथॉरिटी है उनको क्या रिपोर्ट्स चाहिए थी, वो रिपोर्ट्स उनको आसानी से मिलती हैं या उनको मैनेजमेंट करने में कुछ आसानी हुई या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट असेसमेंट कि यूज़र और मैनेजर के बीच में जो उनके आपस में कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो कैसे अभी चल रहे हैं, पहले कैसे था, उनकी अथॉरिटी पहले भी डिफाइंड थी, अभी भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी कुछ डिफाइंड है या दोनों एक बराबर ही हैं। ये ज़्यादा चीज़ें यूज़र मैनेजमेंट का आप ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज़ में जब आप आपने कुछ सामान खरीदना है या आपने कुछ बेचना है या अपना फाइनेंशियल टर्म्स में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में आपने कुछ खरीदना है तो यूज़र के पास कुछ लिमिट होती है कि वो 1000 तक का ही सामान खरीद सकता है, और अगर उसको 2000 रुपये का सामान ख़रीदना है तो मैनेजर के साइन होने ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो सामान खरीद नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज़ आपके सॉफ्टवेयर में भी चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो वो यूज़र मैनेजर असेसमेंट हो जाती है। उसके बाद ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कि आपका जो सिस्टम है उसके इम्प्लीमेंट होने से आपका जो बिज़नेस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी नीड प्रॉफिट। जो भी आपका बिज़नेस चलता है उसमें वो प्रॉफिट या उसमें वो फ़ायदा ही ढूंढते हैं, तो अगर वो सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उनसे उनको कुछ फ़ायदा भी हो रहा है ओवरऑल उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी सिस्टम इवेल्युएशन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द SDLC। सो आप SDLC को एक बार दोबारा देख लीजिए, इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल क्लैरिफाई दोज पर्टिकुलर स्टेप्स। थैंक यू वेरी मच।